अच्छा, तो अब हम देखेंगे इन्फ्लेमेशन और उसके टाइप्स और कौन-कौन से मीडिएटर्स हैं जो इन्फ्लेमेशन को मीडिएट करते हैं लाइक इंटरल्यूकिन-1, टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर और उसके अलावा C3b, C4b ये सारे मीडिएटर्स हम देखेंगे और एक्यूट इन्फ्लेमेशन किस तरह से होती है। सो एक्यूट इन्फ्लेमेशन इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ एडेमा एंड व्हाट एंड न्यूट्रोफिल टिश्यूज़। एडिमा होगी और न्यूट्रोफिल टिश्यूज़ होंगे और न्यूट्रोफिल टिश्यूज़ वेसल के अंदर आएँगे और वहाँ पे मार्जिनेशन होगी, देन रोलिंग होगी, देन एडेशन एंड फिर ट्रांसमाइग्रेशन होगी और वो न्यूट्रोफिल टिश्यू जाके फेगोसाइटोज़ करेंगे किसी भी इन्फेक्शन को। दिस कंडीशन इज़ नोन एज़ एक्यूट इन्फ्लेमेशन एंड जब कभी इन्फेक्शन होता है, उसके बाद एक इन्फ्लेमेशन होती है दैट इज़ नोन एज़ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। It is transient and early response after infection characterized by neutrophils and tissue swelling and associated with edema and due to increase oncotic pressure edema होगी और उसके अलावा it represent reaction of innate immune system और innate immune system के साथ less specific response than chronic immune system देन क्रोनिक इन्फ्लामेशन। सो इसमें इनेट इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होगा, इसमें न्यूट्रोफिल्स इन्वॉल्व होंगे, इसमें एडिमा होगी, ड्यू टू इंक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर एडिमा होगी। उसके अलावा स्टिमुलस कौन से हैं? इन्फेक्शन, सबसे पहली चीज़ इन्फेक्शन होगा, इनेट इम्यूनिटी इन्वॉल्व होगी, देन न्यूट्रोफिल्स आएंगे और वो न्यूट्रोफिल फेगोसाइटोज करेंगे। ट्रामा हुआ, नेक्रोसिस हुई, फॉरेन बॉडी आई बॉडी में और कोई इन्फेक्शन हुआ, अक्यूट इन्फ्लामेशन ट्रिगर हो जाएगी। मीडिएटर्स कौन से हैं? टूल लाइक रिसेप्टर्स, उसके अलावा एराकीडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स या फिर इओजिनोफिल्स या एंटीबॉडीज या फिर मास्ट सेल, बेसोफिल, कम्प्लीमेंट, हेगमैन फ्रेगमेंट्स, दीज ये सारी चीज़ें मीडिएटर हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन की। उसके अलावा कंपोनेंट्स कौन से होंगे? एक्यूट इन्फ्लेमेशन के कंपोनेंट्स होंगे वेस्क्यूलर कंपोनेंट एंड सेलुलर कंपोनेंट। वेस्क्यूलर कंपोनेंट में वेजो डायलेशन होगी जिसकी वजह से मोर एंड मोर ब्लड फ्लो करेगी, रेडिश कलर आएगा और उसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रोफिल वहाँ पे जल्दी जल्दी पहुँचेंगे क्योंकि एक रास्ता बन रहा है। सेलुलर रिस्पॉन्सेज एक्स्ट्रावेजेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स, दिस इज नोन एज ट्रांसमाइग्रेशन and they accumulate in the leukocyte and focus of the injury area and that is known as leukocyte activation। उसके बाद फिर क्या होता है? फिर आउटकम होती है, रेजोल्यूशन होता है, फिर हीलिंग होती है, फिर स्कार फॉर्मेशन होती है और स्कार फॉर्मेशन टाइप 3 कोलेजन की वजह से होती है और कोलेजन अच्छा काम करता है तब जब जिंक हो बॉडी में। इसी वजह से कहते हैं जिंक डिफिशियंसी के रिजल्ट में डिलेड वुंड होलिंग होती है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन में क्या होता है आउटकम? उसमें एंटीजीन प्रेजेंटिंग सेल्स मैक्रोफेज बनाते हैं, फिर वो एंटीजीन प्रेजेंटिंग सेल्स जाके एक्टिवेट करते हैं CD4 सेल्स को और वो सेल जाके फेगोसाइटोज करते हैं। आखिर में स्केरिंग होती है, स्कार फॉर्मेशन होती है और मैक्रोफेज प्रीडोमिनेंट द लेट स्टेज ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन और इसके बाद आउटकम होती है। ल्यूकोसाइट एक्स्ट्रावेजेशन कैसे होगी? वो होगी फर्स्ट स्टेप इज मार्जिनेशन। मार्जिनेशन मतलब मार्जिन पे जाना। ल्यूकोसाइट वेसल के वाल पे जाएंगे, उसकी मार्जिन पे जाएंगे, वहाँ पे अटैच होंगे। कैसे? आई केम और ई केम से। आई केम और ई केम से पी सिलेक्टिन और वेबल पैलेट बॉडीज या फिर ग्लाइकेन की वजह से वो वहाँ पे जाके बाइंड होंगे और एल सिलेक्टिन होगी। फिर वहाँ पे टाइट बाइंडिंग होगी आई केम वी केम की वजह से और वहाँ पे बाइंडिंग ल्यूकोसाइट की होगी और वो डिफिशियंसी होती है CD18 की जिसमें बाइंड नहीं हो पाते और इन्फेक्शंस हो जाते हैं क्योंकि हमारी इम्यूनिटी सही काम नहीं करती। उसके बाद आ जाती है डायपेडेसिस मतलब ट्रांसमाइग्रेशन होगी WBCs की और वो एंडोथेलियल सेल्स को एग्जिट करके ब्लड वेसल्स में जाएंगे। पीके मीडिएट करती है इसको। देन आती है माइग्रेशन मतलब माइग्रेट करते हैं, निकल के बाहर जाते हैं थ्रू द वेसल्स एंड देन कीमोटैक्टिक एजेंट्स उसको मीडिएट करते हैं लाइक LTB4 और एन फॉर्मिथाइलमीन और फिर
इस वजह से ये सेल की पूरी माइग्रेशन होती है आउट ऑफ द बॉडी, आउट ऑफ द वेसल। तो ये हो गई एक्यूट इन्फ्लेमेशन। फिर आती है हमारी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। क्रोनिक